नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। तो यहाँ पर सीईटी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आप सभी के लिए और विद डिटेल एनालिसिस। तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे टॉपर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें जो है मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, optusers1@gmail.com, ठीक है। और दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। और याद रखिए कि हमने अपने टेलीग्राम जो है पर एक चैनल बनाया है, जिस पे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हमने डीएससी के, जेएनयू के और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर किसी और यूनिवर्सिटी के दिए हुए हैं विद सोल्यूशन के साथ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पर कि हमने बुक आपके जो एग्ज़ाम के लिए है वो भी प्रोवाइड की है। और भी जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ रहेगा आप वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो जल्द से जल्द वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट डज द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो कौन सा यहाँ पर आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट पर्पस। तो सरकार जब वो खर्च कर रही है जिसपे कि उसके देश का आर्थिक विकास हो, ठीक है, शायद आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अचीव हो, दोनों ये गोल्स अचीव हो, तो वो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या ग्रांट टू स्टेट क्या एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है? तो यस, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अगर हम सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज पे जो है एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये भी हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं आपकी इकोनॉमिक सर्विसेज पे तो ये भी हमारा है। बट हमारा डिफेंस है, पेंशन हो गया, अगर किसी को पेंशन दे रहे हैं, मतलब सरकार जो है पेंशन देती है, तो ये सब जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस पे, पेंशन पे, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगी। जबकि अगर हम एजुकेशन पे कर रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं स्टेट को, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि डिफेंस, पेंशन, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के ऊपर नहीं खर्च की जाती हैं। ये सिर्फ आपके देश में सुरक्षा के लिए, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर वो सुरक्षा के लिए होता है। पेंशन जो होता है वो आपके देश में जो बेसिकली आपके सीनियर सिटीजन है उनको सिक्योरिटी देने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेप्रिसिएशन इज़ डिफाइन एज। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये कंसेप्ट को समझते हैं पहले। जो है ऑप्शन को देख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन फायर एक्सीडेंट और लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टीयर, या फिर क्लोज ऑफ प्लांट ड्यू टू लेबर जो है ट्रबल, या फिर आपका क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। तो याद रखने का कि जो डिप्रिसिएशन होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो भी कैपिटल है समय के बाद जो वो वियर एंड टीयर हो जाता है, दैट इज़ व्हाट डेप्रिसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझे एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। कभी कभी लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन क्या होता है? तो एप्रिसिएशन पहले समझ लेते हैं कि इन केस कि इंडिया का रुपीज़ जो है डॉलर के मुकाबले 35 था, ठीक है। अगर यही इंडिया का जो है डॉलर डॉलर के मुकाबले इंडिया का रुपीज़ 30 रुपये हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है? एप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एप्रिसिएशन देख रहे हैं अपने जो है करेंसी का। यानी अब हमें डॉलर को ख़रीदने के लिए कम पैसे जो है देने पड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम पहले के मुकाबले जो है 30 रुपये ही दे रहे हैं $1 के लिए, यानी हम $1 को ख़रीदने के लिए सिर्फ $30 जो है 30 रुपये दे रहे हैं। तब तो ये क्या होगा? हमारे करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ, यानी इंडिया की करेंसी यहाँ पर एप्रिशिएट हुई, पर डॉलर क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है, पर अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो मान लीजिए कि $1 के प्रति 76 रुपये था, ये कुछ कारणवश जो है आपका बढ़ गया 78 रुपये हो गया। तो अब हमारी जो है करेंसी डेप्रिसिएट कर गई, यानी अब हमें $1 के प्रति ज़्यादा रुपए को पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेप्रिसिएशन कहलाता है। और एप्रिसिएशन आपने देख लिया। दो कंसेप्ट और आता है, एक होता है डेप्रिसिएशन, ओके, एक होता है आपका डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि अगर हम $1 के प्रति, अभी हमने देखा कि रुपये 76 था, $1 के प्रति यही 79 हो गया था, तो ये भी डेप्रिसिएशन था। तो डिवैल्यूएशन क्या है? सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर जो गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है, डेलिबरेटली कर रही है, डेप्रिसिएट कर रही है अपने करेंसी को। क्यों कर रही है? क्योंकि उसके देश में ऑलरेडी डिमांड फॉर जो है डॉलर बहुत ज़्यादा है। डिमांड फॉर डॉलर होने का क्या मतलब होता है, ये भी समझ लेते हैं कि अगर डिमांड फॉर डॉलर ज़्यादा होगा, ठीक है, डिमांड फॉर डॉलर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है हमारा आउटफ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ डॉलर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि आउटफ्लो ऑफ और करेंसी अगर ज़्यादा हो रही है, तो यानी हम कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है किस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? टूरिज़्म कर रहे हैं फ़ॉरेन में जाके। और भी देखेंगे कि हम सिर्फ टूरिज़्म में नहीं खर्च कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जाके कैपिटल्स में फ़ॉरेन में, हम एमएनसीज़ को सेट कर रहे हैं फ़ॉरेन में। इससे क्या हो रही है? हमारी करेंसी बाहर जा रही है। तो ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन हो जाता है हमारे करेंसी का, ठीक है। यानी हमारा आउटफ्लो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इनफ्लो के, ठीक है। यानी हम गुड्स का जो है इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के। जब इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इम्पोर्ट होने का मतलब यही होता है कि हम जो है पेमेंट करेंगे, तो बाहर पैसा जा रहा है हमारा, है ना, एक तरीके से लीकेज बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और वहीं पर आपने अप्रिसिएशन देखा, उसको हम लोग रीवैल्यूएशन भी कहते हैं, जब सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही हो, अप्रिसिएट कर रही हो इकॉनमी को, ठीक है। अप्रिसिएशन का मतलब वही हुआ कि $1 के प्रति 36 रुपये था, ठीक है, बढ़ गया या घट गया, ठीक है, अब हमें कम रुपए पे करना है पहले की अपेक्षा, तो यही हमारा होता है रीवैल्यूएशन। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। तो यहाँ पर तो पूछा है आपका कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर जो है वो इक्विपमेंट के हिसाब से है कि जो समय बीतने के बाद जो आपका इक्विपमेंट है वो वियर एंड टीयर आउट हो जाए, दैट इज़ व्हाट डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट। नेक्स्ट हमारा है, इन जनरल डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन क्रिएट इन्फ्लेशन बट इट कैन बी चेक्ड इफ़। तो यहाँ पर जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जैसे मान लीजिए कि सरकार के पास जो है पैसे कम हैं, ठीक है, सप्लाई करने के लिए इकोनॉमी में, तो वो क्या करती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, यानी नोट को छपवाती है। क्यों कर रही है भाई? ऐसा कारण क्या है? वही है क्योंकि सप्लाई मनी जो है मनी की नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द जो है एग्रीगेट डिमांड रेशो। यहाँ पर सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करने का कारण क्या है कि सरकार का खर्च जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। तो इस वजह से वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऑल द इन्वेस्टमेंट इज इंडिकेटेड एज द पेमेंट ऑन नेशनल डेप्ट ओनली, ठीक है, इससे भी दिखा रहा है। और ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो है आपका, इससे हम चेक कर सकते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है। तो यानी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग कब करती है कोई भी सरकार? तब करती है जब उसके इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो है तंगी आ रही हो, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, तब जो है कर रही है डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी पैसे को नोट की छपाई बहुत करेगी इस समय, ठीक है। इस वजह से जो है मनी की जो है वैल्यू लगातार गिरती जाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से। तो ये पूछा है कि इट कैन बी चेकड इफ़, ठीक है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इससे चेक कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का ये है कि मनी सप्लाई खूब गवर्नमेंट कर रही है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है तो मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ने से जो है एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ने लग रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ओके। और सारा जो इन्वेस्टमेंट है आपके देश में, जो भी इन्वेस्टमेंट है, ऑल द इन्वेस्टमेंट इज इंडिकेटेड एज द पेमेंट ऑन नेशनल डेब्ट ओनली, हम जो है बस उधार चुका रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ऑन जुलाई 12 1882 द ARDC कोलैबोरेट विथ, ARDC का कोलैबोरेशन किससे हुआ था, समझेंगे इसको हम लोग। तो याद रखिए कि ARDC को यहाँ पर कोलैबोरेट यानी मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, मर्जर हुआ था आपके ARDC का नाबार्ड के साथ, ठीक है। तो आपका नाबार्ड क्या है यहाँ पर? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। काम क्या है नाबार्ड का?
बेसिकली जो नाबार्ड है एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका मैंडेट है फॉर जो है प्रोवाइडिंग, रेगुलेट करना, प्रोवाइड करना किसको, क्रेडिट को जो है आपके प्रोवाइड करना, यानी लोन को प्रोवाइड करता है ये। और अदर भी बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स को आगे ले जाने के लिए, और ऐसे ही अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रूरल एरिया में प्रमोट करने के लिए जो है नाबार्ड को सेटअप किया गया है। तो नाबार्ड इज सेटअप एज अ एपेक्स डेवलपमेंट बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with mandate for facilitating credit flow for promotion and development of agriculture, cottage and village industry. अंडरस्टैंड? तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि किस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा देना है, आपकी एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स जो है एंड अदर जो है रूरल क्राफ्ट है, सबको बढ़ावा देने के लिए जो है आपकी नाबार्ड का स्थापना हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाबार्ड आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा द मेन कॉज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस होने का मतलब क्या है, और पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, तो एक्सपोर्ट जब सरप्लस होगा यानी हमारा एक्सपोर्ट क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके इम्पोर्ट से। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब याद रखना कि इनफ्लो है, इनफ्लो किसका, फॉरेन करेंसी का हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। इनफ्लो इज़ ग्रेटर देन आउटफ्लो, ठीक है। आउटफ्लो है, आउटफ्लो से ज़्यादा आपका इनफ्लो है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसका मेन कॉज क्या होता है, ओके। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि क्या दिया हुआ है, कंट्री आपका स्ट्राइंजेंट इंपोर्ट पॉलिसी, क्या आपका कंट्री का रिजिड पॉलिसी है, डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, या फिर कंट्रीज एक्सपोर्ट प्रमोशन वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पर हो रहा है, तो एक्सपोर्ट क्या होता है, सरप्लस में होता है। अब इससे जो है इनफ्लो भी बढ़ता है आपके, अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट है तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज बढ़ने लगती है। जब आपके देश में बहुत सारा डॉलर आ जाएगा तो आपकी करेंसी जो है वो क्या कर जाएगी, एप्रिसिएट कर जाएगी। एप्रिसिएट का मतलब ये हो जाएगा कि $1 के प्रति अगर हम 35 रुपये था पहले, वो अब क्या हो जाएगा, $1 के प्रति जो है 30 रुपये हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इनफ्लो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हमारी करेंसी जो डेप्रिसिएट हो रही थी वहाँ पर एप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी में जो है हम चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैसे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम जाके बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें डॉलर को ख़रीदने के लिए कम पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेन कॉज ऑफ एक्सपोर्ट जो सरप्लस है वो आपका क्या है, वो आपका जो है डेवलपमेंट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है आपका सरप्लस में है। नेक्स्ट हमारा इफ़ आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशियो द क्रेडिट क्रिएशन विल। तो कैश रिजर्व रेशियो को अगर आपकी आरबीआई रिड्यूस कर देती है तो क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो आपका क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन कब बढ़ेगा, जब कैश रिज़र्व रेशो कम होगा। कैश रिज़र्व रेशो का मतलब क्या है कि कुछ पैसा जो है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है, कैश के फॉर्म में, दैट इज़ व्हाट, सीआरआर। जबकि एसएलआर खुद बैंक अपने पास रखती है, ठीक है, जो है आपकी लिक्विडिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश, गोल्ड एंड अदर थिंग्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड भी हो सकता है, सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सीआरआर कम है तो यानी अब बैंक को कम पैसा रखना है आरबीआई के पास। तो जब कम पैसा बैंक आरबीआई के पास रखेगी यानी खुद के पास पैसा ज़्यादा रख रही है, जब खुद के पास पैसा रखेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट को क्या करेगी, वो क्रिएट करेगी। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, अगर हम इस एस्पेक्ट को समझें कि मान लो कि बैंक में जो डिपॉजिट हुआ है वो 1000 रुपये हुआ है, ठीक है, और लीगल रिजर्व रेशो जो है वो सिर्फ आपका 20% है। तो आप इसका 20% निकाल लो, मान लो कि जो बैंक है वो लेंडिंग करती है, ठीक है, 900 रुपये लेंड कर दे रही है, और जो लीगल रिजर्व रेशियो वो सिर्फ आपका 100 रुपीज़ है। तो फिर यही वापस 900 आपके फिर बैंक में आता है। बैंक, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर बैंक एज अ 1 यूनिट लिया जा रहा है, यानी सारे ट्रांजैक्शन बैंक से ही होंगे, कोई भी कैश में नहीं होता था। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो सारा कुछ क्रेडिट है वो क्रिएट करती है, क्रेडिट को कौन, बैंक,
ठीक है। जब क्रेडिट क्रिएशन तभी कर पाएगी, यानी क्रेडिट को दे पाएगी, लोन्स को तब दे पाएगी जब CRR और SLR जो है कम होगा। तो यहाँ पर जो है आपके CRR में अगर डिक्रीमेंट आ रहा है, रिड्यूस हो रही है आपकी CRR, तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑप्शन नॉट बी मेंशन्ड इन फर्म बैलेंस शीट। फर्म के बैलेंस शीट में आपका क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट यहाँ पर आपके बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होता है, जबकि कैश हेल्ड एट बैंक ये होगा, टोटल जो है कितने कैपिटल इशू है वो चीज़ होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये सब होंगे, पर बैलेंस शीट में कभी भी रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिव असिस्टेंस स्पेशली टू। किसको देती है, अगर हम बात करें स्टेट जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो किसको असिस्ट करेगी, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को असिस्ट करती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर फिर भी आप जान जाइएगा। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। तो सेंट्रल जो आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से वो डायरेक्टली एसोसिएट किससे करती है, आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से एसोसिएट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका C करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक स्टैब्लिश इन ईयर। पहली बार पूरी तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फर्स्ट कंप्लीट जो है इंडियन बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1894 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको समझते थोड़ा। तो हम बात करें कि कौन सा वो बैंक था, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट होली इंडियन बैंक पूरी तरीके से जो भारतीय बैंक था आपका 1884 के आसपास स्टैब्लिश हुआ था, वो आपका था PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन बैंक टू have been started solely with a Indian capital that has been survived to present। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो प्रेजेंट है, अभी भी इकोनॉमी में मतलब काम कर रही है आपकी PNB। तो फर्स्ट जो है वो अभी आप देखोगे तो बहुत सारा ऐसा आपको आंसर मिलेगा कि फ़र्स्ट बैंक कौन सी थी जो इस्टेब्लिश हुई थी। तो याद रखा कि जो फर्स्ट बैंक पूरी तरीके से मतलब जो सोडली इस्टेब्लिश हुई थी वो आपकी कौन सी थी, ये आपका पंजाब नेशनल बैंक है। तो कुछ ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न रहे आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही हम जो है और भी क्वेश्चंस को कवर करवाते रहेंगे चैनल पे ही, तो जुड़े रहिएगा। और थोड़ा सा और बैंकिंग से अगर हम डिटेल देखना चाहें तो याद रखिएगा कि देर वर ऑलमोस्ट 600 बैंक प्रेजेंट इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के पहले लगभग 600 बैंक जो है भारत में थे, ठीक है। द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश बैंक ऑफ हिंदुस्तान फाउंड किया गया था कलकत्ता में, याद रखिएगा 1770 में, ठीक है। कौन सा बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सेटअप किया गया था, ओके। और ये बंद हो गया फिर आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब क्लोज़ हुआ था आपका 1832 में क्लोज़ हो गया था, ठीक है, ओके। और पहला जो कॉमर्शियल बैंक था इंडिया का, फर्स्ट जो कॉमर्शियल बैंक था वो आपका कौन सा था, औध जो है वो आपका औध कॉमर्शियल बैंक, औध कॉमर्शियल बैंक जो है वो आपका फर्स्ट क्या था, आपका कॉमर्शियल बैंक था। क्लियर, ये याद रखिएगा। और पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका 1834 में सेटअप हुआ था। इसका जो है फर्स्ट ब्रांच कहाँ पर था, लाहौर में, पाकिस्तान में है अब ये। तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया और अभी भी ये काम कर रहा है। तो फर्स्ट जो है इंडियन जो है बैंक था पूरी तरीके से इंडियन कैपिटल पे आधारित, तो हमारा वही आपका पंजाब नेशनल बैंक था। पर अगर ऐसे बिफोर इंडिपेंडेंस पहली बार जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, पर वो भारत का पूरी तरीके से नहीं कह सकते, तो उस समय आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बाद में ये क्लोज़ हो जाता है आपका 1832 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। और ऐसे ही और भी हम टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसे ही लगातार चैनल पे जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके जो है तैयारी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस होगा हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे अपने चैनल पे। जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।